नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे मेरे व्याकरण। वृद्धि आदेश, ठीक है, क्योंकि आद ऐश को वृद्धि कह दीजिए, जो हर जगह एका गुण वृद्धि आएगा, फिर तो एका का वृद्धि नहीं करोगे आप, वृद्धि कैसे समझोगे आप एका क्या है, वृद्धि क्या है। ठीक उसी तरह से प्रोग्राम में जब कंपाइलर कंपाइल करता है, पहले एक्सपैंड करता है सब चीजों को, एक्सपैंड करके समझने का प्रयास करता है एक्सपैंडेबल है कि नहीं है, इसको एक्सपैंड करने के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स वहां पे है कि नहीं। एक्सपैंड नहीं होगा तो कंपाइलर एरर देगा, एरर है, नहीं हो सकता, आप एक्सपैंड करने को उपाय नहीं है, फेल। आप ठीक कीजिए उसको, जब एक्सपैंड कीजिए और पूरा समझ लीजिए उसको। जब फर्दर एक्सपैंडेबल नहीं है तो कंपाइल्ड हो गया पूरा। कंपाइल्ड मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो 0 में 01 में आ गया, और बाइट की लैंग्वेज में आ गया, ठीक है, मैं बिना समझ गया उसको, ठीक है। हमारा ब्रेन भी कंपाइल करता है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, आपका ब्रेन कंपाइल कर रहा है, लगातार समझने का प्रयास कर रहा है, एक अपनी अलग भाषा। तो जो कंपाइलर की भाषा है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, ये उससे प्रभावित हुई होगी निश्चित रूप से। अब पानी के बारे में कुछ फेमस कोट्स हैं, कितना समय हमारे पास है अभी, हिसाब से मेरे पास है, कितना समय हमारे पास है अभी, कितना समय कितना समय हुआ है मैंने नहीं पूछा, कितना समय बचा है मेरे पास, आधा घंटा कम से कम। अब देखिए ये ब्लूमफील्ड कह रहे हैं, ब्लूमफील्ड जो है 1929 उसकी किताब आई है लैंग्वेज, जो पढ़िएगा आप लोग इसको, पुस्तक है लैंग्वेज का नाम है, और लैंग्वेज को छापा है मोतीलाल ने भी छापा है, इसका किताब आया है, अंग्रेजी भी है, हालांकि सिंपल अंग्रेजी। इसके इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार कोट करता हूँ, सब लोग समझिए इसको। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ संस्कृत, लोग कहते हैं हमारी परंपरा प्रिस्क्रिप्टिव थी, हमने बस बना दिया सबको फॉलो करना है लाठी मार के, ऐसा लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि संस्कृत परंपरा में जो कह दिया वैसे करना है। अमेरिकन संरचनावाद का जनक माना जाता है ब्लूमफील्ड को, अमेरिकन संरचनावाद का जनक माना जाता है भाषा वैज्ञानिक। ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा विज्ञान डिस्क्रिप्टिव है, यानी जब आवश्यकता पर डिस्क्राइब किया, जहां आवश्यकता पर डिस्क्राइब किया। हर समाज में भाषा में परिवर्तन होगा तो हर एक काल में भाषा का डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आपके हमारे ढेर सारे व्याकरण है, अपने अपने समय की भाषा को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो कहना है कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर संस्कृत का जो था उसको पाणिनि ने परफेक्ट बना लिया, यानी व्याकरण पहले से था, और पाणिनि खुद ही के 10-12 व्याकरण तो पहले से थे, विहाटी वगैरह पहले से। और उनका जो व्याकरण है वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मनुष्य का जो इंटेलिजेंस की बात करें तो हमारा तो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है वो कहते हैं। अब कितना उन्होंने समझा होगा, मुझे लगता है आज ब्लूमफील्ड होते तो और भी आश्चर्य करते हुए, क्योंकि समझ तब तक बहुत कम रही होगी कि उन्होंने जो अनुवाद पढ़ा होगा पाणिनि का, जो लोगों ने अनुवाद किया था उतना ज्ञान होगा उनको, पाणिनि में जितना अंदर जाइए उतना आपको नजर आएगा। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि इंडिस्पेंसेबल मॉडल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज, दुनिया की किसी भाषा को डिस्क्राइब करना आपको तो पाणिनि व्याकरण को आप अनदेखा नहीं कर सकते, आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सोचिए ये 1929 में कहा, और 50 के दशक में चॉम्स्की का आते हैं चॉम्स्की ने अपने मॉडल को बनाया और पाणिनि को कहा कि पाणिनि भी जेनेटिव ग्रामरियन थे। उसके बाद भारत में लोग चॉम्स्की को पढ़ने लगे और पाणिनि को भूल गए। हम लोग थोड़े से मूर्खतापूर्ण स्थिति ज्यादा होती है, हमारे यहाँ होती है। ये देखिए एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि पाणिनि की ग्रामर को मैंने हाईलाइट वाला देखिए, हैज बीन कंपेयर्ड टू ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या है? आइडियलाइज्ड मैथमेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटर का, जो क्या करता है, रिड्यूसेस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस टू एसेंशियल्स। जैसे कुछ जैसे भगवतिका, तो भू शब्द तीन पर तोड़ना है मशीन को, कुछ भी हमने कॉम्प्लेक्स टास्क दिया तो उसको तोड़ दे, अब तक वो टूटेगा, तोड़ता जाएगा मशीन। कंप्यूटर का और ह्यूमन ब्रेन का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, जब भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी उसको एनालाइज करने का प्रयास करेगा ही करेगा। हमारा मस्तिष्क भाषा के जरिए एनालाइज करता है, कंप्यूटर भी भाषा के जरिए एनालाइज करता है। जब तक उसकी व्याख्या हो सकती है तब तक व्याख्या करता जाएगा। जब मैं भगवती दिया, जब तक भू और शप और टिप्पण नहीं टूट जाता तब तक तोड़ता जाएगा वो सिस्टम, उसके आगे नहीं टूट सकता तो वो रूढ़ होगी। उसके बाद जो है आपको धातु शब्द गण बन गया तो उसके बाद अब टूटना मुश्किल है उसका। उसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक इकाई XYZ मान जूम करते हैं, जब तक XYZ में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो टूटना चालू रहेगा। मैथ में, गणित में वही करते हैं, विज्ञान में वही करते हैं, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हमारे हैं,
जब तक कंपाउंड में टूट नहीं जाएगा तब तक उसकी व्याख्या चलती रहेगी। NaCl सोडियम क्लोराइड को एनालिसिस करना है, जैसे भौतिक कर वैसे करेंगे ना, भौतिक व्याख्या जैसे वैसे NaCl की व्याख्या होगी, उससे ग्रामर होगा। हम लोग कहते भी मेडली का टेबल पानी व्याकरण से प्रभावित था, देखिए वहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का सेंटर था मॉस्को में, वहाँ पढ़ते थे, उन्होंने वो किया। चाहे NaCl हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हुआ या सोडियम बाइसल्फेट हुआ, जो भी बना लीजिए आप, व्याख्या करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, अल्टीमेटली आप जाएंगे उसके वर्णमाला पे जो उसका मेडली टेबल है, सोडियम क्लोराइड फला दिया हुआ है। उसी तरह से हम जब व्याकरण में करेंगे तो उसके रूल्स पे जाएंगे, धातु पे जाएंगे, प्रक्रिया पे जाएंगे। वही प्रक्रिया है सारे विषयों, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे ह्यूमन ब्रेन हो, चाहे कोई विषय। इसीलिए पांडे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बात निकाली पश्चिम के वैयाकरणों ने। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब उन्होंने हमारे विषय को देखना शुरू किया तो उन्होंने एक नई दृष्टि से इसको देखा। जैसे अब गीता से आइडिया आ गया है पनडुब्बी बनाने का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पनडुब्बी बनाई गई जो गीता पे आधारित थी। तो वो विद्वान कहते हैं भाई भारतीयों को गीता में धर्म नजर आता है, हमें विज्ञान नजर आता है, और हम विज्ञान से विज्ञान निकाल लेते हैं। आप लोग पूजा करते रहते हैं, आप करते रहिए। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव होता है। इसीलिए संस्कृत पे यदि अलग अलग पर्सपेक्टिव आएगा तो अलग अलग चीज निकल के आएगी। इसलिए संस्कृत जो है इसेंशियली मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होना चाहिए। हर एक विषय डिपार्टमेंट में संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए, तब नई नई बातें निकल के। क्योंकि हर एक संस्कृत में हर तरह का पर्सपेक्टिव हो सकता है। चाहे वो जैसे हमने शुरू किया आयुर्वेद बायोलॉजी JNU में, अब किसी विभाग ने नहीं दिया डिग्री साइंस का, अब संस्कृत विभाग जो है साइंस डिग्री दे रहा है, पहला विभाग हमारा है। तो ये सब बहुत आवश्यक होता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव उसमें देना पड़ेगा। अब देखिए मेटा लैंग्वेज जो है संस्कृत में पहली बार आया। मेटा लैंग्वेज को कहते हैं गुण वृद्धि, सब जो मेटा टर्म्स हमने एक बार बना लिया तो उसके बारंबार प्रयोग करेंगे ताकि हमारा कंसाइज एक्सप्रेशन। देखा गुण वृद्धि का, उसमें मेटा टर्म एक भी है, गुण भी है, वृद्धि है, अगर सवर्ण दीर्घ, तीनों मेटा टर्म है, अग भी है, सवर्ण भी, दीर्घ भी है, ये कोई होना चाहिए, सारे मेटा टर्म्स है। हमने पहले टर्म्स बना ली, वो भी डायनेमिकली बनाए। कैसे बनाए, प्रत्याहार पे आदि रद्द सहायता रन किया लैटिस पे, और डायनेमिकली वो बनते गए, जो बना उसमें साउंड्स भी हैं, और उसका इस्तेमाल किया ग्रामर ने, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। ये तो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम करते हैं, अच्छे प्रोग्राम ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छे प्रोग्राम ऐसे किए जाते हैं। पाणिनि क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने एक्सप्रेसिव फॉर्मेट मैकेनिज्म दिया टू डिस्क्राइब ऑलमोस्ट एनीथिंग। किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई विषय ले लीजिए, पाणिनि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट पाणिनि के अक्षर समामना पे एक पेपर मैंने केमिकल इंजीनियर का पढ़ा था, बोलता है केमिस्ट्री का इंजीनियर था, फिर उन्होंने पेपर और पाणिनि के अक्षर समामना है, हाउ दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिकम्पोजिंग द कंपाउंड्स। समझ रहे हैं ना कैसे कर रही है, सिंपल टेक्निक वही है, आपको रिड्यूस करना है इटरेटिवली टिल यू हिट दैट एंड। ठीक है ना, मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज को भी जो बांध दे सिस्टम में, वो प्रोग्राम पाणिनि ने लिखा। आपको एग्जांपल देखिए, यदि एक प्रोग्रामर अच्छा हो उसको यदि बताऊं मैं तो विल बी सरप्राइज कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग का पाणिनि में। कुछ मैंने निकाले उदाहरण। जैसे डायनेमिक लिस्ट बनाना, लिस्ट दो तरह की होती है। मान लीजिए मैं ऑर्डिनरी प्रोग्रामर, तो मैं कहूंगा चलिए स्वर बराबर और रीजन बराबर, ऐसे ये लिस्ट बना दी हमने, लिस्ट फिक्स हो गया। ये ठीक नहीं है, लिस्ट डायनेमिक होना चाहिए, जब जो आवश्यकता पड़े तो वो लिस्ट बन जाए, फिर अपना खत्म भी हो जाए। वो कैसे बनेगा, पहले आपने एक साउंड कैटलॉग कर दिया, लेटेस्ट साउंड का, मैं एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, रन कर रहा, लिस्ट बन रही है, जो बन गई खत्म हो गई। इस तरह का इंजन, जैसे घड़ी को आप खोलेंगे नहीं, सारी चीज चलती रहती है आपस में, उस तरह का सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो वो है डायनेमिक लिस्ट। अधिकार, जैसे धातुओं का हमने अधिकार, जैसे कोड ब्लॉक बड़ा प्रोग्रामिंग कोड है, जब मैं वो उसकी बात कर रहा था प्रोलॉग का कोड का, 1 लाख लाइन का कोड था, उसमें जिसने कोड ब्लॉक नहीं लिखा, पता नहीं ये वाला कोड किस चीज के लिए, ये कोड किस चीज के लिए, कोड किस चीज के लिए, आपको मुश्किल होगी समझने में। ठीक, वो तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है कि भाई इस जगह पे मैं ये कर रहा हूँ, इस जगह में ये कर रहा हूँ। पाणिनि कहते हैं चलिए अब मैं धातु की बात कर रहा हूँ, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रत्यय परश्च, तो इस तरह से बात करनी पड़ेगी। अब अनुवृत्ति है, परिभाषा है, और धातु पाठ बताया मैंने, संज्ञा सूत्र है, अधिदेश है, एक्सटेंडिंग द स्कोप। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आजकल के जो सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, दे कैन एक्सटेंड द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। सेल्फ लर्निंग मशीनें होती हैं, अच्छा आपने इतना कोड दिया है, इतने डेटा पे उसको लगा नहीं ये सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि नहीं ये बड़े डेटा सेट पे अप्लाई हो, तो अपने को ब्रांच करके दूसरे रिपोर्ट में चले गए। हम लोग कई बार करते हैं ना, हम लोग देखते संदर्भ किया है, फिर हम क्विक डिसीजन लेते हैं, है ना, कई बार हालात देख के बदल लेते हैं अपना डिसीजन। तो मशीन भी ऐसे कर सके, तो ये नहीं हो कि हमने ऑटोमेटिकली किसी रूल का इतना डेटा सेट स्कोप में बढ़ा दिया, उसको इतना हो गया, फिर उल्टा इतना बड़ा छोटा कर दिया, उसको नियमन कर दिया। यदि मशीन अपने आप ऐसे करने, हम ऐसा करते हैं, मनुष्य मशीन ऐसा करने लगे तो वो इंटेलिजेंट प्रोग्राम माना जाएगा, सेल्फ लर्निंग मशीन। ठीक है, विधि जैसे है, विधि तो फाइनली होता है इफ देन एल्स, अका सवर्ण देगा, अक है सवर्ण होगा तो दीर्घ होगा। ठीक है, इफ देन एल्स पाने के सारे सूत्र, विधि सूत्र जो है इफ देन एल्स वाले सिचुएशन में नियमन है, रिस्ट्रिक्शन, निषेध, डेलीगेशन, सारी बातें हैं ये सारी बातें। दूसरा आता है लिंग्विस्ट जो सस्योर है, ये इसकी पीएचडी थी, ये इसने पढ़ाया जेनेवा में 30 साल पढ़ाया। क्या पढ़ाया? संस्कृत, और क्या इसका पीएचडी था संस्कृत कारक में। ठीक है, उस जमाने में संस्कृत बहुत फैशनेबल विषय थी और बहुत सारे जो टॉप विद्वान थे वो संस्कृत पढ़ते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू बी रियली एक्सेप्शनल, ये बहुत ही हाई लेवल का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक मिला था कि जॉर्ज से, आप जानते जॉर्ज गार्डनर, आप जानते हैं, हमारे जेएनयू आए थे, हमने उनको बुलाया था ऋषि प्रोफेसर में, वो एक 6 महीना रहे हमारे यहाँ, उन्होंने पशुपालनी का पढ़ाया, महाभाष्य का। ठीक है, पूरा। जब मैं गया था पेंसिल्वेनिया में, मैं कंसल्टेंट था यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया का 2014 में, अच्छा मैं लेक्चर था वहाँ का। तो लेक्चर के बाद जॉर्ज ने कहा कि हम लोग मिलते हैं लंच पे, मैं लंच में मिला, वो थोड़ा दूर रहते हैं वहाँ फिलाडेल्फिया से, ड्राइव करके आए, तो मैं मिला उनके साथ। और एक जो लाइब्रेरी वहाँ के बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है जो संस्कृत के टेक्स्ट को रखती है, वैन पेल्ट लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया, वैन पेल्ट, VANPELT, तो उसके लाइब्रेरियन भी थे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो जॉर्ज ने बताया कि क्या क्या हालात है, क्या संस्कृत का वहाँ पे अमेरिका में भी स्थिति है, डिक्लाइन हो रहा है, उनको रिटायर होना पड़ा और उनके बदले 2 कंप्यूटर साइंस को उन्होंने रखा, फैकल्टी को रखा। तो जॉर्ज गार्डनर जो हैं उनसे बात करेंगे आप, तो बताएंगे आपको कि संस्कृत को बहुत ऑर्डिनरी लोग नहीं पढ़ सकते, जो बहुत ब्राइट लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए। उनके विद्यार्थी से मिला था मैं, तो वो फ्लुएंट संस्कृत बोल रहा था जॉर्ज के साथ, कहा कि मुझे आनंद आ रहा पढ़ना, आई एम एंजॉयिंग संस्कृत। जब ये स्थिति होगी, आप एंजॉय कर रहे हैं, जैसे मैं अभी चेयरमैन हूँ वहाँ का, तो मुझे आनंद आ रहा काम करने में, तो मैं आनंद अच्छा लग रहा है, आनंद नहीं हुआ मैं वापस चला जाऊँगा जी। तो आनंद बहुत जरूरी है, यू शुड एंजॉय द वर्क यू आर डूइंग। ठीक है ना, तो संस्कृत जो है बहुत ही, अब देखिए ये उन्होंने लेक्चर दिया और कई बड़े विद्वान अमेरिका के, यूरोप के, उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। और उनका जो है पाणिनि और भर्तृहरि का उनका इन्फ्लुएंस था। उन्होंने एक दिया सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट आया, एक नया विषय आया सिमियोटिक्स, भाषा विज्ञान का एक उप विषय सिमियोटिक्स। वहाँ पे हम जैसे ये बोतल है और ये क्या सिग्निफाई करता है, बोटलनेस, जिसको हम लोग न्यायवाद में पढ़ते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट है। सिग्निफायर शब्द, सिग्निफायर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिग्निफाइड होता है, इस तरह की बातें वहां से निकल के। फिर नोम चॉम्स्की जो भी अरियोना चले गए हैं, पहले MIT में 55 से थे, उनकी पुस्तक हाउ मच टाइम वी हैव, लेट मी नो हाउ मच टाइम वी हैव, we'll go on and on. 15 minutes more. ये बहुत बड़े विद्वान, अभी सबसे बड़े विद्वान नहीं माने जाते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑन अर्थ इज नोम चॉम्स्की राइट नाउ। अभी सुनिए इनकी बात, ये ज्यादातर पॉलिटिक्स है, ये लेफ्टिस्ट है, अमेरिकन कम्युनिस्ट है। जेएनयू आए थे व्याख्यान देने, जेएनयू में उन्होंने व्याख्यान दिया, पता नहीं किस पे दिया, वैसे ही पॉलिटिक्स की व्याख्यान टीवी में दिया था व्याख्यान, उसी दिन 2 व्याख्यान था उनका, वहाँ दिया था व्याख्यान लिंग्विस्टिक्स पे, जहाँ मैंने पूछा था उनको पाणिनि के बारे में, कहा पाणिनि भी जनरल के पहले, पाणिनि भी, तो कई लोग क्रेडिट लेते हैं और भूल जाते हैं, देते नहीं क्रेडिट। तो
अभी वो MIT से शिफ्ट किया है, जो ना ज़्यादा पैसा दिया होगा तो वहाँ से ले लेते। वहाँ तो कॉमन सी बात है ना भाई, पे मी मोर, आई गो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इनका जो है यूनिवर्सल ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, कॉग्निटिविज्म, कई सारे। उससे पहले प्रोफेसर थे B.F. स्किनर, हार्वर्ड के थे। उनका था कि भाषा किसी को सिखाई जा सकती, जानवरों को सिखाई जा सकती। हमारी परंपरा में था कि तोते बोलते वगैरह वगैरह। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट तोते पे किए। ये भी था कि मिसाइल्स जो जाएगा तो तोता को बिठा दो उसके हेड पे। वो बहुत तरह की बात करते थे वो उस समय। हार्वर्ड में काफी पॉपुलर थे वो। कभी डोमिनेंट उनका थ्योरी था कि भाषा ट्रेनिंग से सिखा सकते हैं। कुत्तों को एक्सपेरिमेंट किया, तोतों को एक्सपेरिमेंट किया। जब चॉम्स्की आए होकर नहीं, ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन की भाषा वो ह्यूमन ही सीख सकता है। उसकी अलग फैकल्टी होती है, उसका अलग स्ट्रक्चर होता है दिमाग। और कहा कि सारी भाषाओं में एक कॉमन ग्रामर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर, जो ह्यूमन बीइंग के दिमाग में होता है। उस बच्चे को जहाँ रख दीजिए वहाँ की भाषा सीख जाएगा। चाइना में रख दीजिए चाइनीज बन जाएगा, दिल्ली रख दीजिए हिंदी सीख लेगा, है कि नहीं? ये सच भी है। और उसने सारी बातें बताई। उसके बाद वो स्किनर का जो था वो ये भी हो गया, मतलब वो डिक्लाइन हो गया, ये आइडिया डोमिनेंट हो गया। फिर MIT में उन्होंने एक ग्रामर की हायरार्की दी, ग्रामर की श्रृंखला बनाई, श्रेणी 4 ग्रामर की। और वो ग्रामर कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होने लगे। जो कंपाइलर की ग्रामर है भाषा वैज्ञानिक ने लिखा है। नोम चॉम्स्की ने ग्रामर लिखा, उससे कंपाइलर डिजाइन होता है। नोम चॉम्स्की कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं था, वो लिंग्विस्ट है, बल्कि लिंग्विस्ट ही। ये 4 ग्रामर दिए, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है टाइप 2, वो कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होता है। और उसको मैं आगे बताऊं जैसे पाणिनि से सिमिलर है। अब पाणिनि से कंपेयर करें इसको, तो 2 पुस्तकें आई चॉम्स्की की 57 में, सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स और आर्टिकल थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। इस 2 किताबों से जो व्याकरण का मॉडल उभर के आया वो ऐसे था कि जब हम बोलते हैं और आपके दिमाग में भाषा जाती है, आप सुनते हैं, तो एक बेस कंपोनेंट में फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, भाषा के व्याकरण और कोश दोनों होते हैं। जब भाषा के व्याकरण और कोश उस पर अटैक करता है तो आपको उसकी व्याख्या नजर आती है। फिर जाता है डीप कंपोनेंट, डीप स्ट्रक्चर पे, सेमेंटिक कंपोनेंट में। और फिर जब समझ लेते हैं आप, उसके बाद उस पर आप और नियम लगा के वाक्य बनाते हैं जो आपको बोलना है। अब पहला देखिए, पाणिनि का जो है सूत्र पाठ है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, तो जो लेक्सिकॉन है धातु बार गण पाठ है, ठीक है। और जो सिमेंटिक कंपोनेंट है पाणिनि का कारक कंपोनेंट है। बिना कारक आप समझ नहीं सकते। जब समझ लिया आपने, फिर आप जवाब बनाएंगे। तो आप देखिए कितना क्लोज है। और चॉम्स्की के पास पाणिनि का अनुवाद मौजूद था, उसके गुरुओं के हैरिस के जरिए और ग्लोफिल के जरिए। अब जो कॉन्टेक्स्टल ग्रामर है, जो टाइप 2 ग्रामर है चॉम्स्की हायरार्की का, जिससे कंपाइलर बनता है, उसकी बात दिखा रहा हूँ। जो टाइप 2 ग्रामर है उसको मैथमेटिकली कहते हैं हम कि जी ग्रामर जी बराबर नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन और ये स्टार्ट सिंबल, 4 चीजें। नॉन टर्मिनल मतलब जब हम भाषा बोलते हैं हमारे मस्तिष्क में ज्ञान होता है कि ये कौन सा संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया विशेषण, ज्ञान होता है, इम्प्लिसिट होता है। हम उसको जानते हैं, बच्चे भी जानता है कि भाई ये सारी चीजें नाम जैसे हैं, यह सारी चीजें जगह जैसी है कि नहीं, ये क्रिया जैसी है, दिमाग में रहता है ऐसा। तो वो जो नॉलेज जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल नॉलेज, और जो शब्द एक्चुअल शब्द उसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। फिर तीसरा होता है प्रोडक्शन, कि कैसे डिराइव करना है, ए से बी कैसे निकालना है, बी से सी कैसे निकालना है, ये मस्तिष्क में होता है। चौथा होता है कि हम शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ करें, ठीक है। फिर 4 चीजों से बना कॉन्टेक्स्टल ग्रामर, जिससे कंपाइलर बनता है। कंपाइलर में क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं बाइट कोड, ठीक है। कि कंप्यूटर बाइट कोड नहीं समझता है, वो प्रोग्रामिंग भाषा भी नहीं समझता। कंप्यूटर सी, जावा, पाइथन कुछ नहीं समझता, वो समझता है शून्य और एक की भाषा, ठीक है। उसमें जो मिलेगा समझेगा। इसलिए जो भी आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे आप, उसको फिर भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर भी वो आसान है, यदि मैं सीधे हिंदी में लिखूं उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल हो, समझ गया ना। इसीलिए प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिंदी को सीधे ट्रांसलेट करना बाइट कोड में अब तक नहीं हो पाया। संस्कृत को हो सकता है, ठीक है, कि उसको पाणिनि ने किया हुआ है। अब देखिए कि नॉन टर्मिनल देखें तो पाणिनि में जो नॉन टर्मिनल है और गंभीर है, वो मॉडल ज्यादा बढ़िया आता है, जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और क्रॉस लिंग्विस्टिकली रिलेवेबल होता है।
जैसे मान लीजिए मैं जितना ही एब्स्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा उसका एप्लीकेशन बढ़ेगा, ठीक है। जो व्याकरण जितना ज्यादा स्पेसिफाइड होगा उसका कम एप्लीकेशन होगा। जो व्याकरण जितना एब्स्ट्रैक्ट है वो ज्यादा उसका इस्तेमाल बढ़ेगा, ठीक है। तो पाणिनि कहते हैं अ के सवर्ण यानी वो नॉन टर्मिनल के अलावा, उसके अलावा इन चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टर्मिनल देखें जैसे अंग्रेजी शब्द हो गए, पाणिनि शब्दों के साथ साथ ध्वनियों को भी और धातुओं को भी इस्तेमाल करते हैं। भाषा में सिर्फ शब्द ही नहीं होते, शब्द जिससे बनते हैं वो इकाइयां भी होती हैं, राइट। चॉम्स्की वो कंसिडर नहीं कर रहे, ज्यादा स्पेसिफाइड हो गया वो, इसलिए ज्यादा चॉम्स्की के बैकग्राउंड को उनके विद्यार्थियों ने काट दिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन का सिंपल है, ए गोज टू अल्फा CFG में। चॉम्स्की में कंडीशनल है, ए गोज टू बी इफ सी, अका सवर्णे दीर्घ इका हयाणची अची, अची पे अयण होगा, सवर्ण पे दीर्घ होगा, कंडीशन, ठीक है ना। स्टार सिंबल अंग्रेजी में एस है, चॉम्स्की में जो निकला मुझसे वो हमारे यहाँ एस बार है, जो विवक्षा हो रही है। तो ज्यादा गंभीर और इसलिए ज्यादा कॉग्निटिव मॉडल है पाणिनि का, मच मोर रियलिस्टिक फॉर नेचुरल एडेप्टेशन जो ह्यूमन बीइंग का है। इसलिए एक विद्वान आए थे कनाडा से, वो पाणिनि की तस्वीर ढूंढ रहे थे क्योंकि उनका लैब था कॉग्निटिव साइंस का, तो फोटो लगाई थी पाणिनि को, क्योंकि पहले कॉग्निटिव साइंटिस्ट पाणिनि को मानते हैं मुझसे, है ना। अब पाणिनि को कंपेयर करें BNF जो है, कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर को BNF नोटिस में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे जावा को एक्सप्लेन करना है, जावा की भाषा को, तो उसको मैं इस रूप में लिखूंगा, ठीक है। तब उसको उसको मशीन जो शून्य कन्वर्ट करते हैं। ये जो सिस्टम है कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर को BNF नोटिस में वैसे लिखते हैं। हमने कहा सेंटेंस गोज टू NP-VP, एक वाक्य कोई वाक्य है, चाहे वो कृत्रिम भाषा का वाक्य है चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज की भाषा का वाक्य है, उसमें दो हो गए, संज्ञा पद क्रियापद, ठीक है, प्रेडिकेट और नॉन प्रेडिकेट। पाणिनि में है पद, सुप और थिंग, पाणिनि का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट। और एसेंशियली थिंग ही हो सकता है, एक थिंग वाक्यम, ठीक है, शुभ भी नहीं। NP गोज टू डिटरमिनर, अंग्रेजी में द कैट कहते हैं, तो डिटरमिनर हो गया अंग्रेजी में या यूरोप की भाषाओं में। हमारे यहाँ संज्ञा पद संज्ञा में जाएगा, उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज होंगी, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। क्रियापद उसके यहाँ V गोज टू NP, John ate apple, V NP ate apple। यहाँ पे क्रियापद क्रिया में गया, दोनों तरफ उसके एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज होंगी। फिर जैसे संज्ञा है तो डॉग कैट, यहाँ पे संज्ञा हमारे यहाँ जो सारे इन्फेक्टेड एंटिटीज हो गई, जो 21 रूप है उसके हैं, सुबंत सारे हो गए। और क्रिया में जो सारे हैं, हमारे क्रिया में धातु प्लस उसके रूप सारे होंगे, और डिटरमिनर हमारे यहाँ होगा नहीं। तो इस तरह की स्थिति हम कंपेयर करेंगे। तो जो कॉन्फ्लेक्स ग्रामर BNF में उन्होंने सिंप्लीफाई किया डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपैरेटिव, ऐसे बने कंपाइलर, ठीक है। अब देखिए कि आइडिया कहाँ से आया। पाणिनि से सस्योन ने 30 वर्ष तक पढ़ा है यूरोप में, की किताब उसकी जो नोट्स वगैरह थे विद्यार्थी हर जगह पहले कई जगह चर्चा हुई उसकी। फिर नोम चॉम्स्की के गुरु थे हैरिस, उन्होंने कहा चॉम्स्की भाषा विज्ञान पढ़ो। फिर कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, फिर AI, ये प्रक्रिया देख लीजिए। अब इसमें क्या है कि एक थे विद्वान, उन्होंने कहा कि भाई ये क्रेडिट पाणिनि को जाना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी, एक है ACM एसोसिएटेड कंप्यूटिंग मशीनरी जो इस विषय को रेगुलेट करती है। उन्होंने चिट्ठी लिखा कि भाई ये श्रेय जाना चाहिए पाणिनि को। पाणिनि ने पहले इसको डिस्कवर किया। उसके बाद उन्होंने सारा जो है, जो हमने कंडीशन दिया है, सारा उनका पाणिनि में सारा सिस्टम है, सारा चीज पाणिनि में कॉन्सेप्ट, उसको आप ट्रांसलेट करना, ठीक है। कह रहे इसका जाना चाहिए श्रेय पाणिनि को। उसके बाद उन्होंने कहा तो कहना चाहिए पाणिनि बैकस फॉर्म, ये कहना चाहिए। अभी क्या है, बैकस नॉर फॉर्म में, ठीक है। तो उन्होंने मान भी लिया ACM ने। पाणिनि बैकस फॉर्म बहुत दिन तक कहा भी गया, बाद में फिर वो बैकस नॉर BNF हो गया। इसके बाद देखिए उसी वक्त 50 के दशक में जॉन बैकस ने एक बनाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोर। सब उसी टाइम में हो रहा है सारा, ठीक है ना। जब चॉम्स्की की किताब भी आई, पाणिनि का अनुवाद भी काफी चल रहा। उसके बाद पहली भाषा चली एल्गोर नाम से। अब जो AI में जो क्लासिकल AI है, जो हम अभी तो पद्धति है मशीन लर्निंग वाले, उससे पहले जो चलती थी, हम ग्रामर और कोश पर आधारित करते हैं।
जो ग्रामर में कोई मॉडल लेते थे, पाणिनि के एक बड़ा मॉडल हुआ करता अष्टाध्यायी, प्लस ये लेक्चर फंक्शन ग्रामर, सारे चॉम्स्की के छात्र या उसकी परंपरा के व्याकरण फंक्शन ग्रामर, ये अभी जोशी जी का है। ये मराठी है, थे मृत्यु हुई उनकी, लेकिन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। मेरे व्याख्यान में आए थे जब मेरा व्याख्यान हुआ था, और उनकी एक छात्रा भी आई थी। और ये एसपीएस जी, तो ये व्याकरण जो मेरा ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये पाणिनि के कारक के बहुत बेस्ड है ये वाला व्याकरण। अब हम शिफ्ट हो गए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे, क्योंकि अब ग्रामर नहीं देते, हम डेटा देते हैं, डेटा से मशीन ग्रामर निकाल ली, डेटा को उपलब्ध हो गया है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अब चल पड़ा। अब भाषा क्या है भारत में की समस्या तो है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस कॉम्प्लेक्स वातावरण में कैसे हम एआई को करें और कैसे अपनी भाषाओं को हम सॉल्व करें मशीन ट्रांसलेशन से या चीजों से, ये बड़ा चैलेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो भाषा है बड़ी मिक्सिंग वाली स्थिति हमारे यहाँ है, हर चीज मल्टीलिंगुअल है, हर चीज मिक्सिंग वाली स्थिति में है। इससे देखिए कि डेटा जो हमारे आ रहा है, जिस डेटा से मशीन को ट्रेन करेंगे, वो डेटा हर डोमेन में अलग अलग है, हर डोमेन में कॉम्प्लेक्स डेटा है। जुडिशियल डेटा जो है उसमें आपको टाइप्ड भी है, हस्तलिखित भी है, इस भाषा में उस भाषा में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, और 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें हर भाषा चलती है। हाई कोर्ट हमारे पास 25 है शायद, उसमें हर राज्य की अलग अलग भाषा चलती है, उसमें इंग्लिश भी है, सुप्रीम कोर्ट में खाली अंग्रेजी है। तो कई राज्य का मिक्सिंग भी कई जगह है। तो इन सब स्थिति में आपको डेटा आता भी है, आपको उससे जो ट्रेन करेंगे तो क्या मशीन ट्रेन होगी, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं मान लीजिए बिग डेटा में इससे इसका निकालूँ और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ, एआई जो जुडिशियल सिस्टम में लगे, कोर्ट में लगे, बराबर कोर्ट की समरी कर दे, ताकि हमारा जो है जल्दी जल्दी केस निपटारा हो। ये नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ट्रेन करना पड़ेगा एआई को इस डेटा से, पर वो डेटा जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स अपने आप में, ठीक है ना। तो वो समस्या है। और ज्यादा केस पेंडिंग कहाँ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी भाषाएं हैं, तो वहाँ पे और समस्या बढ़ जाती है। इस तरह से हमारे प्रशासन भी बड़ा मल्टीलिंगुअल है, मल्टी स्टेट हर जगह है। अब सेल परचेज रिकॉर्ड जो है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्या करते हैं आप, आंध्र प्रदेश में वो तेलंगाना हो गया, तो तेलंगाना का भाषा अलग है तो वो आ जाएगा। यूपी था उत्तराखंड हो गया, अब कहीं हिमाचल में अलग भाषा, पंजाब हो गया, मतलब पाकिस्तान था पंजाब हो गया, तो इसमें सारी चीजें अलग अलग हो जाएगी भाषा। सारी बातें हमारे कॉम्प्लेक्स है। क्या चाहिए हमारी, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें चाहिए, सब टूल्स चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट चाहिए, मशीन अनुवाद चाहिए, टेक्स्ट सिम्प्लीफाई करना, डायलॉग